सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक पीजीटी स्क्रीनिंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक का। इसमें जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। कहाँ से कहाँ, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक का DPSPS का उल्लेख है। बात करते हैं आर्टिकल 45 के अंतर्गत। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंधन करने का प्रयास करेगा। यानी कि अनुच्छेद 45 में यह घोषणा करी गई थी कि जो राज्य है वो संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंतर्गत यानी समय अवधि के अंतर्गत 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंधन करने का प्रयास करेगा। और उसके बाद जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2022 हुआ, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है संविधान में नया अनुच्छेद 21(1) या 21A जोड़ा गया। 21A को जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया। 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। 21A आर्टिकल 21A हमें बताता है कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि के द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। आर्टिकल 21A क्या बताता है, 6 से लेके 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को यानी सभी बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे राज्य विधि के द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 51 के तहत मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत एक 11वां नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 51 के तहत मूल कर्तव्यों यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके तहत जो है एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कर्तव्य था कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों को या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं या आयु वाले बालक हैं, अपने बच्चों को जो है प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और उसके बाद जो है 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। 2009 में जो है आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था उसको पास किया गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसको जो है राइट टू एजुकेशन को द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है। RT एक्ट की अगर बात करें, यह जो है आपका राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ और लोकसभा में जो है 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। और इसमें जो है आपका
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब किए गए? इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए 26 अगस्त 2009 को, और उस समय की जो राष्ट्रपति थी वो थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछा जा सकता है कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ तो उस समय के जो राष्ट्रपति थी कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 26 अगस्त को हुआ था 2009 में। और आरटी एक्ट लागू कब हुआ? यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आरटी एक्ट कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? आपका 1 अप्रैल 2010 को। 2010 को जो है आपका आरटी एक्ट लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2010 को। विशेष बालक या बालिकाओं हेतु 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन इसमें था। जो विशेष बालक एवं बालिकाएं थी उनके लिए जो है आपका 6 से 18 वर्ष तक की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन था। और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार बनाने वाला, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो कौन सा देश बना? 135वां देश बना। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला पहला देश विश्व में नॉर्वे था, जिसने जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया था। प्रारंभ में 1 अप्रैल 2010 से जम्मू एवं कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में लागू हुआ। यानी कि जो आरटी एक्ट 2009 था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, वो जो है 1 अप्रैल 2010 से जम्मू एवं कश्मीर के अलावा संपूर्ण देश में लागू था और वर्तमान में संपूर्ण देश में लागू है। आरटी एक्ट 2009 मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं है। आपका जो आरटी एक्ट 2009 है यह आपका मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आरटी एक्ट कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो कहाँ पर? मदरसों में लागू नहीं होता है, वैदिक पाठशालाओं में और धार्मिक शिक्षा देने वाली जो संस्थान होते हैं उन पर जो है आरटी एक्ट लागू नहीं होता है। आरटी एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली एवं परिभाषा। आरटी एक्ट में जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जो परिभाषा हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति फीस, जो है कैपिटेशन फीस जिसे कहा जाता है, प्रति व्यक्ति फीस। विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संधान या अभिदायी अथवा संदाय नहीं लिया जाएगा। बालक 6 से 14 वर्ष का कोई बालक या बालिका, उसको जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और उसके बाद जो है अलाभित समूह का बालक, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आदि का बालक इसमें शामिल है। दुर्बल वर्ग का बालक, जिसकी वार्षिक आय न्यूनतम सीमा से कम हो के वर्ग का बालक, यानी जिसकी वार्षिक आय जो है आपका 250 लाख से कम हो, दुर्बल वर्ग के बालक इसमें शामिल हैं। और प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेके आपका 8 तक की शिक्षा इसमें शामिल है। बात करते हैं माता पिता की, तो किसी बालक का प्राकृतिक सौतेला या दत्तक पिता या माता इसमें शामिल है। अगला है आपका आरटी एक्ट 2009 के अध्याय एवं धाराएं। आरटी एक्ट के 2009 की कितनी धाराएं हैं, कौन कौन से अध्याय हैं, उसमें क्या उल्लेख है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आरटी एक्ट 2009 में, आरटी एक्ट 2009 में आपका 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं
और एक अनुसूची है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरटी एक्ट में जो है आपका कितनी धाराएं हैं, कितने अनुसूचियां हैं और कितने अध्याय हैं। तो 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। समझते हैं अध्याय 1 में कहाँ से कहाँ तक की धाराएं सम्मिलित हैं। अध्याय 1 में जो है आपका धारा 1 से लेकर धारा 2 तक का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 1 में कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं आपका, धारा 1 और धारा 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इसमें जो है सम्मिलित की गई है। धारा 1 के अंतर्गत आपका संक्षिप्त नाम यानी आरटी एक्ट का नाम और उसका विस्तार एवं प्रारंभ का उल्लेख है। और धारा 2 के अंतर्गत जो है आरटी की परिभाषाओं के संबंध में है। और अध्याय 2 की अगर बात करें, अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दूसरा क्या है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और इसमें कौन कौन सी धारा सम्मिलित है अध्याय 2 के अंतर्गत, धारा 3 और धारा 5। धारा 3 से लेकर धारा 5 तक की अध्याय 2 में है। समझते हैं धारा 3 क्या बताती है। धारा 3 बताती है कि हमें, धारा 3 क्या बताती है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी कि बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है धारा 3 के अंतर्गत। और धारा 4 के ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध, ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। और धारा 5 के अंतर्गत जो है आपका अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से लेकर धारा 5 तक के सम्मिलित हैं। धारा 3 में हमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और धारा 4 के अंतर्गत ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। और धारा 5 के अंतर्गत जो है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। और उसके बाद जो है आपका धारा 5, धारा अध्याय 3 के अंतर्गत, अध्याय 3 के अंतर्गत जो है आपका कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत जो है धारा 6 से लेके धारा 11 तक का उल्लेख है। इसमें जो है अध्याय 3 बताता है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। इसमें जो है अध्याय 3 के अंतर्गत जो समुचित सरकार होगी, समुचित सरकार का मतलब होता है जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, इसमें इसका उल्लेख है धारा 6 से लेकर धारा 11 तक का। सेक्शन 6 यानी धारा 6 बताता है कि जो समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य, यानी कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्थानीय प्राधिकारी है उसका यह कर्तव्य होगा कि वो विद्यालय को स्थापित करे। और सेक्शन 7 बताता है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना, वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में जो है हिस्सा बांटना धारा 7 के अंतर्गत आता है। और धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान करे। और धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। और धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य होगा। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। और धारा 11 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, यानी सरकार गवर्नमेंट आपका राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, जैसे आपका आंगनबाड़ी, बालवाड़ी,
या 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की शिक्षा। ये सम्मिलित था आपका अध्याय 3 के अंतर्गत 6 से लेके 11 तक का धारा। और अध्याय 4 की अगर बात करें, अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 12 से लेके धारा 28 तक के उल्लेख इसमें है। अध्याय 4 में धारा 12 से लेके धारा 28 तक का उल्लेख इसके अंतर्गत है, जिसमें विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व सम्मिलित है। अध्याय 4 में धारा 12 से लेके 28 तक के सेक्शन सम्मिलित हैं अध्याय 4 में, और इसमें विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। धारा 12 हमें बताती है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। और उसके बाद जो है धारा 13 बताती है कि प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, यानी अगर बालक जो है विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आ रहा है तो उसमें जो है किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का नहीं होना चाहिए। यह जो है हमें धारा 13 बताती है। और उसके बाद धारा 14 हमें बताती है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश लेने के लिए जो है आयु का सबूत होना चाहिए। और धारा 15 हमें बताती है कि प्रवेश से इनकार न किया जाना, यानी कि किसी भी बालक बालिका को विद्यालय में दाखिला देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रवेश देने के लिए किसी छात्र यानी 6 से 14 वर्ष को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है धारा 16 के अंतर्गत रोकने और निष्कासन का प्रतिशत कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं कर सकते, नाम भी नहीं काट सकते, यानी कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध है धारा 16 के अंतर्गत। और धारा 17 के अंतर्गत बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। और अगर कोई बालक या बालिकाओं के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध का उल्लेख आपका धारा 17 के अंतर्गत। और धारा 18 के अंतर्गत मान्यता प्रमाण पत्र या अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, यानी कि मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना जो है हम कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय के मान और मानक। और उसके बाद जो है आपका धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। और धारा 21 के अंतर्गत जो है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन। धारा 21 के अंतर्गत अध्याय 4 में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना जैसे एसएमसी द्वारा निर्धारित या बनाया जाना। एसएमसी जो है आपका विद्यालय विकास योजनाएं बनाएंगी धारा 22 के अंतर्गत। और धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवाओं के लिए संबंध में निबंध और शर्तें। और उसके बाद जो है धारा 24 बताती है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं और शिकायत हैं उसको दूर करना। और धारा 22 हमें बताती है छात्र शिक्षक अनुपात समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी की जिम्मेदारी। छात्र शिक्षक अनुपात जो राज्य सरकार होगी और जो स्थानीय प्राधिकारी उसकी जिम्मेदारी होगी धारा 25 के अंतर्गत। और धारा 26 के अंतर्गत जो है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना 10% से अधिक रिक्त ना हो, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना 10% से अधिक पद रिक्त ना हो। और उसके बाद जो है धारा 27 हमें बताती है गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। चुनाव आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिषेध। और धारा 28 के अंतर्गत जो है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध।
धारा 28 के अंतर्गत जो है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। और उसके बाद जो है आपका अध्याय 5 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं सम्मिलित हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 9 से 30 तक की धाराएं सम्मिलित हैं। इसमें जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। अध्याय 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और उसको पूरा किया जाना। धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। और उसके बाद धारा 30 के अंतर्गत जो है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। ये दो धाराएं जो है अध्याय 5 के अंतर्गत था। कौन कौन सी, धारा 29 और धारा 30। धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया होनी चाहिए और धारा 30 के अंतर्गत जो है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद जो है अगला है अध्याय 6। अध्याय 6 में जो है आपका धारा 31 से लेके 34 तक का उल्लेख है। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, जो बालक बालिकाएं हैं उनके अधिकारों का किस प्रकार से संरक्षण होगा, इसका उल्लेख है। धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, बालक बालिकाओं के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। और धारा 32 के अंतर्गत जो है शिकायतों को दूर करना। और धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। और धारा 34 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। धारा 6 के अंतर्गत 31 से लेकर 34 तक की धाराएं सम्मिलित हैं अध्याय 6 में। इसमें बालकों के अधिकारों का संरक्षण के विषय में उल्लेख किया गया है। और हम बात करते हैं अध्याय 7 और लास्ट अध्याय की। अध्याय 7 धारा 35 से लेकर 38 तक का प्रकरण है। धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति। और धारा 36 में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। और धारा 37 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और धारा 38 जो है समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, समुचित सरकार को जो है नियम बनाने की शक्ति। एक अनुसूची है धारा 19 और धारा 25 का विस्तार पूर्वक वर्णन, विद्यालय के लिए मान और मानक, छात्र शिक्षक और शिक्षक छात्र अनुपात अनुसूची में सम्मिलित है। अब बात करते हैं हम प्रमुख धाराओं का वर्णन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रमुख धाराओं में जैसे धारा 1 में आरटी एक्ट का नाम, उसका विस्तार का उल्लेख है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 1 के अंतर्गत आता है। और धारा 3 में जो है आपका 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक की आसपास के विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। और उसके बाद जो है धारा 4 के अंतर्गत जो है 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार जो है समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी बालक की आयु 9 वर्ष है तो उसे कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा। अगला है प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। और उसके बाद जो है धारा 5 अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5(1) बताती है, धारा 5(1) क्या बताता है कि जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की जो व्यवस्था है वो नहीं है, वहाँ किसी बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी बालक बालिकाओं को प्रारंभिक
अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। धारा 5(2) क्या बताती है? धारा 5(2) बताती है, जहाँ किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ऐसे बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण करने का अधिकार है। और धारा 5(3) के अंतर्गत किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक या बाहर साधक प्रभारी, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण पत्र प्रमाण पत्र यानी टीसी जारी करने का विदिन 7 डेज के अंतर्गत। उसके बाद धारा 6 बताती है, धारा 6 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी आरटी एक्ट के प्रारंभ से 3 वर्ष के भीतर ऐसे सभी क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करेगी जहां विद्यालय नहीं है। प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के परिधि में आना चाहिए। और धारा 7 के अंतर्गत जो है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व में हिस्सा बांटना। धारा 7(3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को राजस्व के सहायता अनुदान देना। और धारा 7 के रूप में आरटी एक्ट पर व्यय, आरटी के क्रियान्वयन पर व्यय। और उपधारा 3 के अंतर्गत जो है धारा 7 के उपधारा 3 के अंतर्गत आरटी के क्रियान्वयन पर व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी जैसा उस समय पर राज्य सरकारों ने के परामर्श से अवधारित करें। जैसे इसमें जो है आपका व्यय सेंटर पे 60% और स्टेट पे जो है 40% होगा, और नॉर्थ ईस्ट में सेंटर 90% और स्टेट पे 10%। और उसके बाद जो है धारा 7 के 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उपखंड घ के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार उस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना ढंग से अपना अंश जो है प्रदान कर सके। और उसके बाद धारा 7 के 6 के ग के अंतर्गत जो है केंद्रीय सरकार नवीकरण अनुसंधान योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। और उसके बाद अगला है आपका धारा 8 समुचित सरकार का कर्तव्य। आपका धारा 8 क के अंतर्गत यानी ए के अंतर्गत समुचित सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। 8 सी के ग के अंतर्गत समुचित सरकार सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक प्रति पक्षपात न किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक लेने और पूरा करने से निवारित न करें। और धारा 8 के 4 के अंतर्गत प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित मॉनिटर करेगी। और उसके बाद जो है धारा 8 के 6 के अंतर्गत 6 समुचित सरकार अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी। और धारा 8 ज के अंतर्गत जो है आपका समुचित सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से व्यवस्था पूरा किया जाने सुनिश्चित करेगी। और धारा 8 के झ के अंतर्गत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। और धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य होगा। और इसमें 9 क के अंतर्गत प्रत्येक बालक को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 9 डी के अंतर्गत या घ के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के बालकों के अभिलेख रखना।
और 9 या के अंतर्गत प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, और धारा 10 के अंतर्गत माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं। आई होप यह लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।